प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुंचे। आज 1687वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 277वीं शाम। 28 अप्रैल 2026 का यह दिन है और पुस्तक समीक्षाओं का क्रम जारी है। आज एक महत्वपूर्ण पुस्तक पर आज चर्चा होनी है। शिलपाटा से सियाचिन तक, एक सैन्य पृष्ठभूमि पर आधारित यह पुस्तक है। और आज के इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय प्रकाश चंद पुनेठा जी, जो इस किताब के लेखक हैं। और पटल पर उनकी धर्मपत्नी जी भी जुड़ी हैं, मोहिनी देवी जी। दीदी को बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन आप दोनों का। आप दिल्ली से जुड़ी हैं और प्रकाश चंद जी छिलपाटा से जुड़े हैं, पिथौरागढ़ से। और कार्यक्रम में पधार गए हैं हमारे डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, चंपा दीदी को चंपावत से जुड़े हैं। आपको बहुत बहुत चरण वंदन है, नमन, प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर BS कालोकोटी जी को नमन, हल्द्वानी से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे जो लेखक हैं प्रकाश चंद पुनेठा जी, आपका मैं संक्षिप्त परिचय इस पटल पर रखता हूँ। आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री हीरा बल्लभ पुनेठा जी और पूज्य माता जी श्रीमती जानकी देवी जी, आपने 15 दिसंबर 1959 को पिथौरागढ़ में सिलपाटा गांव में जन्म लिया। सेवा में 28 वर्ष गुजरे हैं और 28 वर्ष की सेवा के बाद सूबेदार पद से आप रिटायर हुए। आपने कई किताबों का सृजन किया है, जिनमें कुमाऊनी की है, बाकली काव्य संग्रह है आपका, और न्योली खेत कहानी संग्रह है। हिंदी में आपने किताब लिखी है, गुलोबंद कहानी संग्रह है, मिज्जू कहानी संग्रह है, शिलपाटा से सियाचिन तक एक संस्मरण यात्रा वृत्तांत है, जिस किताब की आज हम चर्चा कर रहे हैं, और किसान पुत्र हिंदी कहानी संग्रह है। इसके अलावा आपकी किताब एक शोर का लोक और सैन्य आलोक, यह एक पुस्तक है। तो इस प्रकार से आपकी जो रचना संसार और बृहद है। इसके अतिरिक्त आपने राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में तथा ई-पत्रिकाओं में आलेख तथा कहानियाँ प्रकाशित की हैं। हिंदी भाषा की प्रतिष्ठित साहित्य पत्रिका परिकथा में प्रकाशित सबसे बड़ा मंदिर नामक कहानी आपकी चर्चित रही है। कुमाऊनी मासिक पत्रिका आदिल कुशल पहरू तथा कुमगढ़ में अनेक कुमाऊनी भाषा में आलेख, कविता, कहानियाँ आपकी प्रकाशित होती रही हैं। राष्ट्रीय तथा स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न समसामयिक रचनाएं आपकी प्रकाशित हुई हैं। कई मंचों से आपको सम्मान मिला है। सन 2011 में शंखनाद जन चेतना मंच मुआनी पिथौरागढ़ द्वारा गुमानी साहित्य सम्मान से आप सम्मानित हैं। 4 मार्च सन 2012 को साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु शहीद मनोज स्मृति सम्मान से आप सम्मानित हैं। सरला बहन विश्व बंधु न्यास पिथौरागढ़ द्वारा मानव रत्न की से आप सम्मानित हैं। छलिया महोत्सव पिथौरागढ़ द्वारा सितंबर सन 2012 में कुमाऊनी भाषा में उत्कृष्ट सेवा हेतु आपको सम्मानित किया गया। कुमाऊनी पत्रिका आदिल कुशल द्वारा जून सन 2022 और जून सन 23 में आप सम्मानित हुए हैं। कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रचार समिति कसार देवी अल्मोड़ा द्वारा विक्टोरिया क्रॉस विजेता कैप्टन गजे घले साहित्य सेवी सम्मान पुरस्कार तथा निबंध पुरस्कार योजना से आप सम्मानित होते रहे हैं। वर्तमान में आप अध्ययन कर रहे हैं और स्वतंत्र लेखन करते हैं और शिलपाटा जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आप निवास करते हैं। और आपकी धर्मपत्नी जी मोहिनी देवी जी का बहुत बड़ी भूमिका है आपको इस मुकाम तक लाने के लिए। बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो अभी तक चल रही हैं। और आपके संतति में तपन और तरुण 2 जुड़वा भाई हैं।
और दीपेंद्र पुनेठा आपके सबसे छोटे पुत्र हैं। तो एक सुंदर इस परिवार के साथ आप जुड़ गए हैं भावनात्मक रूप से भी। आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मेरा निवेदन होगा कि शिलपाटा से सियाचिन तक की जो एक यात्रा वृत्तांत आपने ये लिखा है, इस पुस्तक की विषय वस्तु को करते हुए अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। चरण वंदन करता हूँ आदरणीय प्रकाश चंद पुनेठा जी, बहुत बहुत स्वागत। जय। आप सभी सुधीजनों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, मोहनचंद जोशी जी, जिन्होंने ये मुझे अवसर दिया है यहाँ पर कुछ मैं अपने कुछ बातों को रख सकूं। आदरणीय कालाकोटी जी, वो मेरी पत्नी भी देख रही है, मेरा पुत्र भी देख रहा है, और भी कई अन्य जोड़ रहे हैं, तो उन सबको मेरा प्रणाम है। आपने मुझे अवसर दिया। सबसे पहले मैं कुछ आप सबसे क्षमा मांग लेता हूं, बीच में कई में से त्रुटियां होंगी कि जैसे मैं अपने रो में आता हूं तो मेरे मुंह से अपनी दूध बोली कुमाऊनी वो भी निकल जाती है, और कभी कभी एक पूर्व सैनिक होने के नाते कुछ मुंह से आंग्ल भाषा के शब्द भी निकल जाते हैं। तो इसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग लेता हूं, और सभी से निवेदन है कि अपना माइक सब बंद रखें, भले आप वीडियो देख लें तो उससे सबको आसानी होगी, क्योंकि कुछ आवाजें आ रही हैं। तो अभी सब जो मेरी प्रार्थना है करबद्धी कि अपने जो माइक है उसको बंद कर, वीडियो देख लें। सबसे पहले मैं मेरा छोटा मोटा जो परिचय दिया है आदरणीय जोशी जी ने मेरी इस किताब के बारे में, शिलपाटा सियाचिन, ये किताब ये मेरी ही सैनिक जीवन की यात्रा ही नहीं है। इसमें एक युवक जो नए युवक हैं उनके लिए भी कई बातें जानकारी के लिए है, जो वृद्ध है उनके लिए भी है, सबके लिए है, महिलाओं के लिए, सबके लिए। आदरणीय यहाँ से किताब भी दिखा दीजिएगा। हाँ, किताब मेरी ये है शिलपाटा से सियाचिन, ये अमेजन में भी उपलब्ध है, अमेजन में उपलब्ध है, आप इसको ले सकते हैं। और हिमांतर प्रकाशन दिल्ली से ये प्रकाशित है। इस पुस्तक की भूमिका आदरणीय विज्ञान लेखक देवेन मेवाड़ी जी ने इसकी भूमिका लिखी है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के अपने विज्ञान लेखक हैं, बहुत माननीय। और इस किताब को प्रकाशित कराने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर प्रकाश उप्रेती जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे बहुत सहायता करी है। हिमांतर प्रकाशन के शशि मोहन रवाल्टा जी, जो बहुत अच्छे सहयोगी हैं और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं, उन्होंने भी इस प्रकार इसकी पुस्तक को प्रकाशित करने में बहुत भूमिका अदा की है। और सबसे बड़ी भूमिका अदा की है इसमें दिल्ली की जो उस समय की जब ये प्रकाशित करवाई थी, उस समय की जो डिप्टी कमिश्नर थी शिक्षा विभाग की, डॉक्टर राजेश्वरी कापड़ी जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया कि दिल्ली में इस पुस्तक का हम विमोचन कराएंगे। तो उस समय इसका विमोचन दिल्ली में ही हुआ, जिसमें अपने जो दिल्ली वालों का, मुझे कई नाम याद नहीं आ रहे क्योंकि स्मृति बहुत कुछ कमजोर हो गई है मेरी। उसमें जो हिंदी गढ़वाली जो वहां भाषा संस्थान है उनके सचिव आए थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। उन्होंने भी आए थे, देवेन मेवाड़ी जी आए थे, डॉक्टर राजेश्वरी कापड़ी जी आई थी, डॉक्टर प्रकाश उप्रेती और शशि मोहन रवाल्टा जी, अनेक गणमान्य व्यक्ति थे वहां पर उपस्थित। उनकी उपस्थिति में इसका विमोचन हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसमें इस पुस्तक में क्या है। इसमें हमारे पहाड़ का बचपन का वर्णन है, एक बचपन कैसे बीतता है। जैसे बताओ, मैं इसमें
भूमिका हमारे, जैसे मैं बता चुका हूँ, देवेंद्र मेवाड़ जी ने लिखी है। उसके बाद शीर्षक है इसमें, मैं फौजी बनूंगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी डॉक्टर सॉरी मालदार दान सिंह जी के फर्म में मुनीम थे। जब घर में मैं अपने गांव से सिलपाटा से अपने कान्ना प्राइमरी स्कूल है वहां जाता था पढ़ने के लिए, तो उसमें सरकारी स्कूल होते थे, प्राइवेट का कोई वो नहीं था, इतना विकास भी नहीं था, प्राइवेट स्कूल दिखते ही नहीं थे। मुश्किल से 2 इंटर कॉलेज थे मेरे शहर पिथौरागढ़ में, और छोटे मोटे ये दूर दूर प्राइमरी स्कूल होते, तो जाते थे। तो वहां जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जो जन्म तिथि है उसमें जब स्कूल गए उन्होंने कुछ अलग लिख दी, कम लिख दी। जो मेरी पंडित जी की जन्म कुंडली है उसमें मैं सन 57 का हूं, उस हिसाब से वो सही है, पर वहां लिखी है मेरी 59, 15.59, जो कि 2 साल कम है। अब वही मान्य है सब जगह। स्कूलों में पढ़ाई तो होती थी, पढ़ाई के साथ हम लोग शैतानियां भी बहुत करते थे, और घर वाले कहते थे ओ ये तो प्रकाश ऐसे बिगड़ जाएगा यहाँ। तो मेरी बुबू बड़ी चिंता करते थे, और शिक्षा के प्रति उनका बड़ा रुझान रहता था। मेरे बुबू ब्रिटिश टाइम के रिटायर्ड फर्स्ट गार्ड थे, बालकृष्ण पुनेठा। वो रामायण के बड़े अच्छे ज्ञाता थे, महाभारत बिल्कुल 80 साल की उम्र तक बिना चश्मों के वे रामायण महाभारत पढ़ लेते थे, हमको बिठाते थे, हमको भी पढ़ाते थे। पर बचपन है, उद्दंडपना तो आ ही जाता है, कहीं न कहीं से हम परवाह नहीं करते थे। उनकी अमूल्य बातें अब याद आती है कि मेरे बुबू जो कहते थे बहुत कुछ ठीक कहते थे। तो स्कूल की बात में और क्षमा चाहता हूँ, भटक जा रहा हूँ। तो स्कूल में जब देखा कि पढ़ नहीं रहा है, तो पिताजी मेरे तब दान सिंह मालदार जी के फर्म में मुनीम थे, और वे थे जम्मू में। एक बार वो घर आए तो मेरे बुबू ने कहा भाई ये प्रकाश यहाँ बिगड़ जाएगा, तो इसको जम्मू ले जाओ अपने साथ। पिताजी मुझे जम्मू अपने साथ ले गए, ये किताब में सब वर्णित है, बता रहा हूं मैं आपको। जम्मू ले गए और वहां हमको जो रहने का मौका मिला, दान सिंह मालदार जी की वहां बहुत बड़ी कोठी थी, एक कैनाल रोड कोठी नंबर 5, मुझे भी याद। कोठी बहुत विशाल कोठी थी, बड़ी अच्छी शानदार कोठी थी। उसमें एक कमरा हमको मिला हुआ था, पिताजी को था, क्योंकि पूरे देखभाल वही करते थे, मुनीम के आय व्यय वही करते थे। उस कोठी में 6 महीने के लिए दान सिंह जी के एक दामाद से लीला सिंह बिष्ट, जो उस समय जम्मू कश्मीर के पुलिस सुप्रीडेंट थे, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सुप्रीडेंट, सबसे बड़े रैंक के थे प्रदेश स्तर के। 6 महीने वे श्रीनगर में रहते थे। जैसे सर्दियां होती थी, बर्फ पड़ती थी ज्यादा कश्मीर में, तो जम्मू आ जाते थे 6 महीने के लिए उसी कोठी में। उस कोठी के जहां एक कमरा हमको मिला हुआ था, एक कमरा हमको मिला था, एक छोटा सा कमरा हमारा एक अर्दिली था उसको मिला हुआ था। अर्दिली हमारा नेपाली था एक, और उसमें मैं भले ही मुनीम थे मेरे पिताजी, पर मुझे बहुत अच्छे ढंग से रखा उन्होंने। मेरे आगे आगे स्कूल जाते समय धन बहादुर अर्दिली का भी नाम आता मुझे याद है अभी तक। वो आगे आगे चलता था मेरा बस्ता लेके, मैं पीछे पीछे, ज्यादा पैदल ही थे। वहां एडमिशन कराया मेरा, वहां अशोका एकेडमी, और वहां उस समय जम्मू में पूरी जो भाषा थी वो लिखते थे हम देवनागरी में, पर मुंह से पूरा जो हम पढ़ते थे वे अधिकतर शब्द उर्दू के होते। अजीब किस्म की भाषा थी। मैं उसी को पढ़ लिया, उसको कर करते मैं 4 क्लास तक वहां पहुंचा, पिताजी के साथ वहां रहा। इन 4 सालों में भले ही घर की बहुत याद आती थी, धीरे धीरे याद तो आती थी, बच्चा ही था बिल्कुल। तो कोठी के जो लान था, काफी बड़ा लान था बाहर से, तो वो सामने जो रोड थी, वो रोड से जम्मू से आर्मी के कानवाई अक्सर जाती थी बॉर्डर के लिए, छम जोड़ियां बिल्कुल लैस होकर के राइफलों के साथ, कभी गन जाती थी, कभी टैंकों को ले जाते थे, कभी बिल्कुल सशस्त्र सैनिक बिल्कुल अपने अस्त्र शस्त्र सेना बिल्कुल वो गाड़ी में बैठे हुए जाते थे। तो उनको देख के मेरे मन में एक आकर्षण आ गया कि मैं भी एक दिन फौजी बनूंगा। तो जम्मू में रहते हुए हमने, जहां मेरे मन में एक गलत पैदा हुई कि मैं फौजी बनूंगा, दूसरी लड़ी
ललक ये हुई कि मैं कुछ अच्छा बनूं फौज में, और उसमें मैं जानता नहीं था कि क्या मेजर साहब होता है, क्या कैप्टन साहब होता है, क्या सिपाही, सबको ये फौजी को एक ही से समझता था मैं। मन में धारणा बन गई जरूर मैं सेना में जाऊं। पिताजी के साथ मुझे जाता था मैं, जब वहां रघुनाथ बाजार में जम्मू के या कहीं दाएं बाएं मुझे ले जाते थे, कभी अखनूर ले जाते थे, चिनाब किनारे, चिनाब के किनारे मालदार, दानसिंह मालदार जो कि एक बहुत बड़े टिम्बर किंग ऑफ इंडिया कहते थे ब्रिटिश टाइम में, उनको बहुत बड़ा उनका नाम था, ब्रिटिश राज जब तक रहा उनका भी बड़ा नाम रहा, बड़ी उन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त की दानसिंह मालदार जी ने, जो कि शायद वो जिंदा होते तो अपने पूरी उम्र लेते तो शायद बिरला टाटा के टक्कर के होते। काफी उन्होंने जमीन जायदाद उस समय एकत्र कर ली थी, बहुत अपना साम्राज्य स्थापित किया था दानसिंह मालदार जी ने, और उनके यहाँ मुलाजिम होना भी एक बहुत बड़ी बात समझ जाती थी। और मेरे पिताजी मुनीम थे, सब वही कामकाज अधिकतर जम्मू कश्मीर का उनके हाथ पास भी था कुछ। तो जब हम चिनाब में जाते थे तो रामबन से वहां लकड़ियां आती थी, बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे चिनाब से बहते हुए आते थे, बहुत तेज धार होती थी नदियों की उस समय, और ये जो सिस्टम था नदियों से तेज धारा में लकड़ी के गट्ठों को बहाकर गतंग तक पहुंचाना, ये दानसिंह मालदार जी के दिमाग के ऊपर कि पानी की धाराओं से कैसे व्यापार को आगे बढ़ाने के लकड़ी के गट्ठों को हम बिना किसी मोटर वोटर के भेज सके। रामबन से लकड़ियां आती थी, बड़े बड़े गट्ठे आते थे लकड़ियों के, बड़े बड़े कुंटलों के तादाद में, उनको फिर किनारे कर लेते थे वहां के जो अच्छे कुशल तैराक होते थे, चिनाब से ला करके अखनूर में डैम्पर लगाते, वो बाद में उनकी नीलामी होती। तो जम्मू में 4 साल इसमें कई चीजें वहां कश्मीरी लोगों को देखा हमने, उनका पहनावा जिस टाइप का था, जिस तरह का होता था, कश्मीरी लोग आते थे गोरे चिट्टे बिल्कुल अलग उनके पहनावा होता था, जम्मू वालों से थोड़ा सा अलग से। फिर लद्दाखी लोग भी हमने लामाओं को देखा, तो एक मैंने विचित्र वो देखा कि, तो मैं अपनी उत्सुकता से पूछता था पिताजी से, पिताजी ये कौन है, ये कौन है, तो मेरे पिताजी बहुत विस्तार से बताते कि ये लद्दाख के लामा लोग हैं, ये भगवान बुद्ध को मानते हैं, ये कश्मीरी मुस्लिम से हैं, और ये बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे मेहनती होते हैं, और बड़े सिरे होते हैं, ईमानदारी बहुत होती, काफी कुछ बताते थे। और फौजियों के बारे में बताते थे, ये जो शाम से जा रहे हैं हमारी कोठी के आगे रोड से निकल रहे हैं, ये छमजोड़िया में जा रहे हैं, वहां बॉर्डर है, इनकी अदला बदली होते रहती। तो मैं अपने पिताजी से कहता, बाबू एक दिन मैं लगा फौजी बनूं। तो मेरे बाबू कहते हाँ हाँ, तो पहले बड़ा तो हो जा, एल तक दुबुल पतोल छे, सेहत तो ठीक हो ले, अपन कर ले। तो मैं पिताजी बात सुनता रहता, और मैंने वहां किसी से 4-5 क्या तो घर की याद आने लगी, मेरी ईजा को भी मेरी याद आने लगी, तो फिर पिताजी ने कहा चल तू ठीक हो गया, अभी सुधर गया है, अभी तुझे घर छोड़ दे। तो 4 साल बिता के मैं वहां से घर आया, एक सपना लेके मैं फौजी बनूंगा करके। जब घर आया तो फिर यहाँ के अपने और इसी ढर्रे में रहे, पिताजी चले गए मुझे यहाँ छोड़ के, और मुझे यहाँ प्राइमरी में पढ़ा मैं, उसके बाद तब देव सिंह स्कूल होता था यहाँ, उसमें हाई स्कूल था, ये देव सिंह बेस्ट हाई स्कूल, भी मालदार जी के, उन्होंने अपने पिताजी के नाम सुरश्री देव सिंह हाई स्कूल करके ये अपने ईजा बाबू के नाम पर उन्होंने बनाया था, वहां मेरा एडमिशन हुआ, और लगभग वहां मैं 6-7 तक पढ़ा। उसके बाद पिताजी को और चिंता हुई, क्योंकि वो मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताते रहते थे मेरे पिताजी को, जम्मू चिट्ठियों तक चिट्ठियां होती थी, कोई टेलीफोन तो होता नहीं, भाई ये थोड़ा इसको तू बाहर ही रखिए यहाँ और कहीं बिगड़ न जाए। तो मुझे फिर जब 7 किस तरह से मैंने पास किया, तो मुझे मेरे पिताजी ने मेरठ छोड़ दिया, मेरे जो वहां चाचा थे ग्रीशन, स्वर्गीय ग्रीशन पुनहरा जी, कि वहां पढ़ो। ये सब इस पुस्तक का ही बता रहा हूं मैं आपको, इस पुस्तक के बारे में जो लिखा है वहां पढ़ा, तो वहां भी 3 साल निकाले, फिर वापस आया, वापस आकर के फिर मैं यहाँ पे, और मैं हाई स्कूल में एडमिशन लिया मेरा, क्योंकि वहां गर्मी सूट नहीं हो पाई मुझे। यहाँ मैं लगभग हाई स्कूल किया, इंटर किया, और वही मन में जो था फौजी बनने का शौक मेरा छूटा नहीं। और फिर उसमें मुझे ये भी जाना कि अरे हाँ, अफसर बनने के भी बड़े चांस हैं,
इसमें अफसर बन सकते हैं। तो मैं जब पढ़ता था और देखता था कि पेपर पढ़ने का मुझे पहले से चाव था। यहाँ की पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी थी वहां भी जाके पढ़ते रहता था। उसमें जाके पढ़ने से बहुत फायदा होता है। जब मैं लाइब्रेरी में, तब पुस्तकालय एक ही होता था पिथौरागढ़ में, वहां जाके मैं वहां घंटों बैठ के अपना पढ़ते रहता था। घर वाले चिंता करते थे कहाँ गया करके, पर जब पता चला कि ये हाँ लाइब्रेरी जाता, अच्छी जगह जाता है, तो ठीक, बहुत तसल्ली हुई। ठीक, तब तक मेरे बुबू का स्वर्गवास हो गया था, तो देखने वाला कोई नहीं था। फिलहाल मैं किस तरह से, मैंने उतना अच्छा विद्यार्थी तो रहा नहीं मैं, पढ़ाई का वही औसत था। कितना मैं अपने आप को बड़ा अच्छा नहीं मानता, क्योंकि पढ़ने में रुझान मेरा मैथ के बारे में कम रहता था मेरा रुझान, और चीजों को पढ़ने में अच्छा रुझान रहता था मेरा, इतिहास के बारे में, के बारे में, आर्ट्स। तो इनको पढ़ने के बाद, उसके बाद मैं जो है फिर किस तरह इंटर किया। इंटर के बाद में आर्मी भर्ती हो गया, वो भी घर से भाग के गया, बताया नहीं। घर वाले कहते नहीं पढ़ पढ़ पढ़, पिताजी मेरे बहुत जोर करते थे कि कहीं मत जा, तू पढ़। पर भाग के कहा गया एक दिन में, कोई खर्चा नहीं, को कुछ नहीं है, जो दक्षिणे के पैसे मिले रहते हैं वो इकट्ठा करते रहता था, उसको लेकर के मैं चले गया डीडीआर। वहां भर्ती आई हुई थी, भर्ती हो गया। कोई इतनी अच्छी सेहत भी नहीं कहता, पर नॉर्मल था, एकदम ज्यादा कमजोर भी नहीं, दुबला पतला, अपना ठीक था हर जगह। जो शारीरिक परीक्षण जो माप होते हैं उनमें सब में फिट बैठा और भर्ती हो गया। तो भर्ती होने के बाद सन 1978 में मैं रेजिमेंट आर्टिलरी में हुआ। नासिक सेंटर में मैंने ट्रेनिंग ली, ऑपरेटर मुझे ट्रेन मिला। फोन में जाकर के जो मैं सपने देखता था कि फोन में जाऊंगा, वहां कभी मैं हवाई जहाज में बैठूंगा, कभी हम सीमा में जाएंगे, ड्रेस पहनी होगी, हाथों में राइफल होगी, पर ये चीजें वहां ग्राउंड में जाके जो गए वहां, तो जमीनी स्तर में कुछ बहुत चीजें देखने को मिली। तब रिक्रूटिंग के दौरान स्पष्ट कहता हूँ कि मार भी बहुत खाई है। मैं सभी खाते थे, कम मार खाई उस्तादों के हाथ से। हर किस्म की सफाई की हमने, हर किस्म बाथरूम की सफाई, हर चीज की सफाई, ग्राउंड में घास उपाड़ना, चाहे कुछ करना, फीलिंग बहुत होती थी, महसूस बहुत होता था कहाँ आगे फंस गए। हम तो सोचते थे कि राइफल लेके हम लड़ते हुए रहेंगे, पर यहाँ तो सब काम करने पड़ रहे हैं। और फिर मैं कैसे अफसर बनूंगा, देख छटपाट भी थी, अफसर भी बनूंगा करके किस तरह से, क्योंकि फिर पढ़ने की वजह से कई मतलब पत्रिकाओं को देख के, एसीसी कमीशन होता है आर्मी में, कई जगह और भी होते हैं एसएल कमीशन, यह चीज उसके बाद पढ़ते रहता और अच्छे ट्रेड के बारे में ट्राई करते रहता था। पर वहां जाकर के पढ़ाई छूट गई उस समय तक, ट्रेनिंग में जाते रहे, ट्रेनिंग पीरियड पूरा किया अपना वहां। पर पूरा करने से जैसे पूरा होने वाला था कि एक बार कहीं कुछ क्या करें, उसमें जवानी का जोश था, कुछ झगड़ा हो गया मेरा आपस में। जो मैं आपस में जो अपने साथ के थे, वो मैक्सिमम पंजाब के थे, सभी सिख साहिबान थे। वो जरा जहां हट्टे कट्टे तो होते ही हैं पंजाब के, वो जरा दूसरे मुझे से पहाड़िए पहाड़िए करके, तू आ गया फौज में। तो मजाक से एक दिन मैं भिड़ गया उनसे, और खूब लंबे चौड़े थे और मैं छोटा दुबला पतला आदमी, उनसे भिड़ गया बिल्कुल। भिड़ते भिड़ते उनको, उनकी मैंने जरा शरीर में ताकत तो थी उसमें, भले दुबला पतला था, उनसे भिड़ गया। तो एक उस्ताद जी देख रहे, उन्होंने सबको पनिशमेंट दिया, फिर सबको मिलता है, झगड़ा करने वालों को मिलता है, जो स्क्वाड होता है, जो पूरा समूह, उन सबको ही सजा मिलती है फिर, ताकि मैं हम सब गाली फांस के और अपने साथियों से भी तुम्हारी वजह से हमको भी सजा मिली है। पर जो उस्ताद था उसने पता नहीं क्या देखा मेरे अंदर, उसने कहा ये अभी तो इसकी ट्रेनिंग पूरी हुई, पर ये बंदा इतना छोटा सा दुबला पतला लड़का है, ये भिड़ गया इतने लंबे चौड़े इन सरदारों से। क्योंकि सरदार जाते समूह में रहते थे, एकदम घूमना फिरना है बिल्कुल गट्टे गट्टे, वैसे उनसे भिड़ गया था मैं कुछ। वो जरा किसी का मजाक उड़ाना देर नहीं करते थे, मैं भिड़ गया उनसे। तो उस उस्ताद ने मेरा नाम कहीं दे दिया बॉक्सिंग गेम, बोला इसके अंदर है करंट। तो मैं सेंट्रल जब बॉक्सिंग टीम में आया कि, तो उन्होंने मेरा देखा स्टेमिना तो अच्छा रहा, और मैं सेंट्रल चैंपियन रहा अपने वेट में, फ्लाई वेट में, 51 कैटेगरी में, यानी 51 किलो में। मेरा कुल वजन 57 किलो था, 6 किलो कम कर करके कि मैं 51 किलो मुझे खिलाया गया,
और उसमें मैं चैंपियन बना अपने सेंटर का। एक सेंट्रल चैंपियन बॉक्सिंग में ताज लेकर के मैं अपनी यूट्यूब में पोस्टेड हुआ। वहां देखा तो ये तो बड़ा अच्छा बॉक्सर भी है, ऑपरेटर भी है और कुमाऊं हिल का रहने वाला है। तब उत्तर प्रदेश में पड़ता था हमारा राज्य, उत्तर प्रदेश में पड़ता था। और उसमें देखते रहिए तो अच्छा है। तो वहां इस गेम की वजह से मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छी ट्रेड मिली, घर वाले भी जब खुश रहे। बीच में कई बार मन विचलित हुआ, एक बार मैं भाग भी गया था अपना गांव से। कई बार उनकी कुछ चीजें बतानी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि माहौल जरा आर्मी के अंदर कुछ गालियां गलौज बहुत चलती थी उस समय, पता नहीं कैसा है, तब बहुत होती थी, मार भी बहुत। मेरा मन से मैं घर भाग गया था। फिर मुझे मेरे चाचा थे दिल्ली में, वो दिल्ली पुलिस में तब थानेदार थे, वो लेके गए वापस, उन्होंने वहां रखा, बोला कि पूरी अपना सर्विस पूरी करो, ऐसे भाग के नहीं आते, मर्द के बच्चे हो, एक अच्छे परिवार का है, ऐसे नहीं आते, तुझे का आना है तो मैं तेरा डिस्चार्ज करा। फिलहाल मैं वापस गया, डिस्चार्ज नहीं हुआ, रख लिया मुझे, रख लिया। उसके बाद जो है मेरी चलती रही, मैं प्रोग्रेस करते रहा उसमें भी, घर में भी देखते रहा ईजा मेरी, हम उसमें अपनी ईजा को देखते थे। जैसे इस किताब में मैं लिखा है यूपानी करके, यूपानी पिथौरागढ़ में एक जगह है, चंडाक, मेरे गांव सिलपाट से चंडाक तक लगभग 7-8 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई है। फिर उसके 7 किलोमीटर दूर यूपानी का जंगल है, यूं पानी, जहां यूं हमेशा, वो कहते हैं उस समय हमेशा बर्फ रहती थी वहां पर, और जब गर्मी में समय पानी से निकलता था, उसे पानी बनना ही पानी है उसने, तो गर्मी पिघल के पानी पानी हो जाता था। तो उस समय ईजा और गांव के औरतों के साथ जाती थी हमारी ईजा, सुबह अंधेरे में निकल जाना और अंधेरे में आना, पैरों में चिरे पड़े रहने, खून बहना, हमको दर्द भी होता था, बड़ा महसूस होता था। तो उस बात का पुनः मैं वर्णन किया है कि पहाड़ में उसमें महिलाएं कितनी परिश्रम करती थी, कितनी तकलीफों को झेलती थी, इस पुस्तक में सब है। मैंने अपनी माँ, एक मेरी माँ की ही कहानी नहीं, सभी की कहानी, कैसा होता था हमारे पहाड़ में, कैसी मतलब चलती थी व्यवस्थाएं, और तुम कितना संघर्ष करना पड़ता था। पिताजी मेरे दूर दराज रहते थे ज्यादातर, मालदार जी, फिर बाद में मालदार जी खत्म हो गए तो फिर घर आ गए। अच्छा खासा एक जो संपन्नता थी वो उस बिल्कुल निर्धनता में चले गई, संपन्नता हमारी समाप्त हो गई, घर आ गए। घर में किस तरह से हुआ गुजारा, फिर हम चलो फौज में जाने से काफी कुछ मेरे हालात ठीक हो गए थे हमारे परिवार के। उसके यूपानी के बाद मैंने इसमें लिखा है अपना एक बार जब मैं इंटर में पढ़ रहा था, मैं ये बताना भूल गया था आपको, इंटर में पढ़ रहा था, मुझे जैसे कि मैंने बताया फौजी बनने का मेरा शौक था, तो मैं एनसीसी लिए रखता था। एनसीसी लेते हुए एक बार हम हिमाचल के कुल्लू मनाली में कैंप लगा हमारा, वहां एक क्रॉस कंट्री रेस हुई। उस क्रॉस कंट्री में एनसीसी में पूरे ऑल इंडिया के आए थे, सिलेक्ट में पिथौरागढ़ से अकेला गया था, सिलेक्शन मेरा हुआ था क्योंकि मैं दौड़ धाम में तेज था, अच्छा था, स्पोर्ट्स अच्छा था। बाकी वहाँ एनसी जो कैंप था उसमें अच्छे मेडिकल कॉलेज के बच्चे आए हुए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आए थे, डिग्री कॉलेज, जो हर पूरे देश के छठे हुए आए थे, हर स्टेट से। तो एक बार क्रॉस कंट्री हुई, तो उस क्रॉस कंट्री में मैंने सोचा नहीं था कि मैं फर्स्ट आऊंगा, क्योंकि जब दौड़ हुई लगभग उसके 10 मिनट बाद, बड़ी लंबी चौड़ी थी, लोग बाग थक गए और मैं पता नहीं अचानक निकल गया आगे, और वहां से जब मैं आया फर्स्ट आया उस ऑन द लेवल पर क्रॉस कंट्री में, तो एनसी के पूरे समूह ने सम्मान किया मुझे, और मैं पिथौरागढ़ जब वापस आया तो तब भी मुझे बड़ा सम्मानित किया। जो एनसी की कमांडिंग अफसर थे बड़े अच्छे, उन्होंने मुझे वहां हौसला बढ़ाया, उससे मैं और प्रेरित हुआ, और मैं इसलिए मुझे फौज में जाना, मैंने सुना फौज में अपने भाग को देखूंगा। और फौज में रहते हुए मैं मुक्केबाजी में तो आ ही गया था, बॉक्सिंग में, उसमें भी लगभग 8 साल तक मैं उसमें मुक्केबाजी रहा। और इस गेम की वजह से सन 1982 में दिल्ली में एशियन गेम हुई,
तो आर्मी से काफी लोग गए और मेरा भी नाम मेरे कमांडिंग अफसर ने सबने मेरा नाम रिकमेंड किया कि इसको भी भेजो किसी न किसी बाहर, ताकि और ये कुछ मैं बॉक्सिंग का तो अच्छा प्लेयर था उसमें ही अपने उनके अंदर। बोला प्रकाश तुम भी जाओ वहां सीख के आओ, हम तुमको एज ए अपने एक अफसर के साथ भेज रहे हैं, उनके असिस्टेंट बना करके उनके साथ उनकी फाइल हाइल को इधर उधर जाने के लिए। मैंने ठीक है, ताकि आपको फाइल हाइल तो क्या ले जानी है, तुम सिर्फ गेम देखना और मैक्सिमम बॉक्सिंग गेम। दिल्ली में जब गई कैंप में तो वहां तो कोई गेम हो रहा है जवाहरलाल स्टेडियम में, कोई गेम हो रहा है तालकोटरा में, कोई सियाजी स्टेडियम में, वहां बहुत बड़ा शहर हुआ दिल्ली और जगह हर जगह अलग। और मैं समझ नहीं आया कि बॉक्सिंग कहाँ चल रहा होगा। वहां पता किया तो पता चला कि वो तालकोटरा स्टेडियम में वहां हो रहे थे बॉक्सिंग गेम। अब वहां जाने के लिए मैंने किस तरह से रिक्वेस्ट करके अपने अधिकारी से कह करके पास बनवाया। पास कैसे क्या वहां पास लेके मैं तालकोटरा स्टेडियम गया। ये आवाज क्यों मुझ रही है? वहां पूरे अपने भारतीय टीम के सब खिलाड़ियों से मैं मिला हूं। उनका कोच एक अमेरिकन था जो कि जोई बर्नर करके बहुत अच्छा बॉक्सर हुआ है, आपके मोहम्मद अली से मिला, उनका कोच रह चुका थे। जोई बर्नर था शायद, मेरा जहां तक नाम है। वो भी हफ्सी थे जो कोच थे, निग्रो थे और अमेरिकन थे, उनसे मिला। और हमारे पिथौरागढ़ के राजेंद्र प्रसाद पुनड़ा, धर्मचंद, हम दोनों की डेथ हो गई है, ये भी मिले। और हमारे आर्मी रेजिमेंट के ब्रजमोहन शर्मा जो हेवीवेट बॉक्सर थे उसमें, उनसे मिला। वो बड़े इंप्रेसिव हुए, बोला हाँ छोटू देख ले, मुझे छोटू कहते थे। उन्होंने मुझे एक कोने में बैठाया। जब राजेंद्र प्रसाद का वहां मैच चल रहा था एशियाड के अंदर, जहां राजीव गांधी आए थे, अमिताभ बच्चन भी आए हुए थे, और मुझे मेरे साथ के जो इंडियन बॉक्सिंग टीम थी उन्होंने मुझे अलग से एक कोने में उठा दिया ताकि मैं नजदीक से देख सकूं राजेंद्र का गेम। राजेंद्र प्रसाद पुनड़ा जी जो हमारे गांव के पड़ोसी हैं, उनका गेम देखने के लिए। और मैंने वहां देखा कि अपनी भाषा की ताकत क्या है। जहां खूब हल्ला हो रहा था बीच में राजेंद्र का, जब बॉक्सिंग हो रही थी पाकिस्तानी फाइटर सेमीफाइनल पाकिस्तानी के साथ, उसमें राजेंद्र जीत गया था। सब हिंदी में कह रहे थे, ओ छोरे मार, ओ ऐसा कर, वो ऐसा कर, राजू यहाँ से मार। और मैं एक ऐसा आदमी था, मैंने कहा ये सब हिंदी में, मैं पहाड़ी में कूद छापर। हाँ राजू तय खार मारता है, तली मारता है, पेट मारता है, पेट खुल रहता है, गाड़ छुट गया। हाँ, और मैं सच कह रहा हूँ, उसमें राजेंद्र मुझे देख के हंसता था, मुझे खेलते खेलते देखता था और थोड़ा जरूर करता था फॉलो और हंसते हुए, उसको एक जोश जैसा आता था। अब मैं पहाड़ी में ही चिल्लाते रहा, अपनी कुमाऊनी में ही, अपने सुयाली में ही चिल्लाते रहा, मार, हाँ हाँ देख पीठ पीठ, अब तो पीठ खिचने से बस, यो तो थक गयो ते। हाँ, और तब वो है पाकिस्तानी बॉक्सर से। और हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे बोलने से जीत गया, अब उसका अपने पास अपने बुकों में दम कम था, जीत गया। फाइनल में हुआ उसका कोरियन बॉक्सर के साथ, जोर तो उसमें मैंने बहुत लगाया था, पहाड़ी में चिल्लाते रहे अपन। अब उसमें पर कोरियन बॉक्सर बहुत अच्छा बॉक्सर था, उससे नहीं जीत पाया। फाइनल में हार गया था राजेंद्र प्रसाद पुनेड़ा, पर बहुत अच्छा खेला। और वो जब तक वो जिंदा रहा मुझे मिलती कहता, गुरु तुमने खूब जोर लगा हो, तुम ही कुल भी पहाड़ी में चिल्ला पे अपन भाषा में, मैं जोर साजन पे गुरु आपको बोला। अब बेचारा गुजर गया, क्या कह सकते हैं। तो वहां पे अटेंड किया, पूरी गेम देखे। उस समय हॉकी का फाइनल था, पाकिस्तान के साथ हमारे हॉकी टीम भी थी, तो 7-2 से हमारी टीम हार गई थी, बड़ी निराशा हुई। जहां मैच शुरू होने से पहले हर एक के हाथ में तिरंगा था, पूरे स्टेडियम में जोश था, शिवाजी पार्क में, शिवाजी स्टेडियम में दिल्ली में उसमें। और जैसे ही पाकिस्तान ने उसमें गोल किए दौरान, तो फिर सुनसान पूरे स्टेडियम में खाली हो गया और मैं भी लौट के आ गया अपनी निराश। कई घटनाएं देखी, वो सब इस पुस्तक में है, इस पुस्तक में सब लिखा हुआ है और यही वर्णन है इसमें। इस पुस्तक ये नहीं कि मेरी आत्मकथा है, इसमें जिस प्रदेश में मैं गया हूं उस प्रदेश का वर्णन है, वहां की भाषा कैसी उसका वर्णन है, वहां की संस्कृति कैसी वहां उसके बारे में है,
जैसे मैं राजस्थान गए, पोखरण, हम पोखरण में देखा था कि वहां हमारा परमाणु परीक्षण किया था इंदिरा गांधी जी ने प्रथम। कौन से उस इलाके को देखा, कई ज्ञान की और कैसा था, रेतीली कैसे नीचे, कितने नीचे रहे। अब्दुल कलाम भी थे उस समय, वहां कहां पर बैठते थे, उनको कौन सेना की वर्दी भी दे गई थी, बिल्कुल गुप्त तरीके से बहुत हुआ था काफी वो परीक्षण। फिर भी ये इनके पास तकनीकी ज्ञान बहुत अच्छा है। अमेरिका जो अच्छा काफी विकसित देश है, इनके पास अच्छे थे, उन्होंने पता कर लिया था कि भारत ने यहाँ परीक्षण किया है परमाणु। तब पूरे देश को पता चला, दुनिया को पता चला। और मैं सोचा हम भाग्यशाली है ये फोन में रहने के, हमने वो स्थान भी देखा, वहां अपने आर्मी हमने प्रशिक्षण किए, कई कैंप किए। करते हुए इंस्टीट्यूट अपने बॉक्सिंग अपना गेम भी अच्छा रहा, मुझे प्रमोशन भी मिले इसमें कई। मैं लगातार हौलदार तक अपने बॉक्सिंग में, मतलब सिर्फ 7 साल के अंदर मैं हौलदार बन गया था बॉक्सिंग गेम की वजह से। मंच में एक हमारे सीओ होते थे कर्नल शिशुकु, लगभग 6.5 फीट की उनकी हाइट थी। वो मुझे छोटू कहते, हाँ छोटू, तू अगर आज जीत जाएगा तो मैं तुझे ऑन ग्राउंड तुझे मैं लेस रैंक दूंगा। मैं सिपाही था, मुझे कहा लेस रैंक बनाऊंगा। और मैं एक जोश से भर गया था, मैंने कहा तो रैंक हासिल करना है, किससे कंट्रोल लेना ही। और मैंने उस गेम में एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था, मेरे जो अपोजिट था विपक्षी था मेरा, वो साउथ की तरफ का था, तमिलनाडु का, बड़ा अच्छा बॉक्सर था। उसमें वो एक अच्छा गोल्ड मेडलिस्ट था, कहते भाई मुझे याद नहीं रहा कहां से गोल्ड मेडल लेता युवा खेलों में, और मैं उसमें जीत गया। वो बड़ा खुश गया, शायद शिव साहब ने इसलिए कहा था कि ताकि जीत जाए, घबराए नहीं। और शिव साहब ने देखा ये तो वाकई में जीत गया। और मैंने वहीं पर बॉक्सिंग रिंग में मुझे वहां पर प्रमोट किया मेरे कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल शिशुकु ने। और पूरे मेरे साथी मुझे कंधे में उठा के ले गए मेरे यूनिट, जिसमें लगभग 34 जो मेरे सीनियर थे वो क्रॉस हो गए, वो जूनियर हो गए। अब कई के दिल में जलन भी हो गई, गुस्सा भी आया, बहुत से लोग खुश भी हुए। अब कोई जूनियर बन जाता है, हमको भी आता है। काफी कुछ मैंने कष्ट भी झेले, उस उनके कोर्ट का भाषण पढ़ा कई जगह। 8 साल तक गेम हमेशा रहा नहीं, 8 साल तक जुड़ा। उसके बाद फिर मैं एकदम सीनियर टीम आ गया। काफी तो मुझे कई जगह विरोधों का सामना करना पड़ा था, पर हिम्मत नहीं हारी, मैं काम भी सीखा, मैं अपना पढ़ाई में भी ध्यान दिया मैंने। एक बार मेरे से फिर मेरे कमांडिंग अफसर थे, उन्होंने कहा, मैं एक कोर्स में जा रहा था अपने एजुकेशन कोर्स के लिए पंचमढ़ी, मेरे से कहा तुम कोर्स करके आओ, अगर वहां से आप अल्फा एक्सरे यानी कि एएक्स आर्मी के मुताबिक अल्फा एक्सरे डिक्टेंशन होता है, सबसे श्रेष्ठ रिजल्ट होता है, सबसे अच्छा होता है, आप लाओगे तो आपको मैं नेक्स्ट प्रमोशन देगा। मैंने पढ़ाई में फिर पढ़ाई को महत्व को वहां से जाना मैंने, तो वहां कुछ शिक्षा ऐसे मिले, आर्मी में बड़े अच्छे शिक्षक होते हैं, एजुकेशन कोर के उन्होंने बड़े अच्छे मुझे, वहां भी छोटू नाम से फेमस रहा, छोटू ऐसे पढ़ो, ये फायदा है, ये फायदा है। और वहां हमारे अच्छे बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हमारे इंस्ट्रक्टर जो आर्मी में थे, कहीं कहते हैं क्या करें, कोई पीएचडी तक उसमें सिर्फ हौलदारी नहीं कि मैं हौलदारी में पीएचडी किए हुए अच्छे खासे पढ़े लिखे बड़े अच्छे ज्ञानी, उन सबके मार्गदर्शन मैंने वहां से बड़ा अच्छा रिजल्ट लिया। और पढ़ने के प्रति ज्यादा रुझान वहां हुआ। ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, अभी भी खत्म नहीं हुई। हम सोचते हैं कि स्कूल पढ़ ले बस पढ़ाई खत्म, नहीं, पढ़ाई जिंदगी भर चलती रहती है। जब तक आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो पढ़ते रहो। पढ़ाई की मैंने, अच्छा रिजल्ट आया तो मुझे नेशनल लेवल का प्रमोशन मिला, हौलदार बन गया था। सिर्फ 9 साल के अंदर मैं हौलदार बन गया। जैसे फिर जिम्मेदारियां बढ़ी तो मुझे और कोर्स को मिला, कोर्सों में काफी किया मैंने। फिर मैंने अपने सिविल सर्विस की परीक्षाएं दी, वहां से मुझे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिला लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी से। तो एक इंसान मुझे ग्रेजुएट होने की मान्यता दी और मेरी पढ़ाई लिखाई को देखते हुए, और अपनी उम्र रहते हुए मैंने जो कोर्स किए वहां पर, उन कोर्स का क्या नाम शायद कहीं को आए समझ में, कहीं को ना आए, यही अच्छे कोर्स किए। उन कोर्स के माध्यम से मैंने वहां अपने जवान लेवल में पढ़ाया, जीसीओ को पढ़ाया, अफसर को पढ़ाया, जो नए नए अफसर आते उनको, उनका भी मैं इंस्ट्रक्टर रहा।
एक अच्छा मेरा हो गया था वहां युद्ध में। छुटमुट कई और भी होते रही, कभी विरोध भी होता रहा, कभी मैं कुछ होते हैं विपक्षी, जहां मैं चढ़ रहा था ऊपर शिखर में, तो डाउन करने वाले भी कहीं मिले। संघर्ष बीच करते हुए इस किताब में पढ़ा। लास्ट अंत में मैं ये कहूंगा कि समय भी देख लेता हूँ। अंत में इस किताब के हमने देखा है कि मैं जब सुबेदार था उसमें एक बार चांस मिला, मेरे कमांडिंग अफसर ने कहा कि आप इलेक्शन में जा सकते हो। मैंने क्यों नहीं सर, क्योंकि मैं ओपी अफसर की ड्यूटी भी कर रहा था। जब गन से लेकर के टारगेट तक गोला फेंकना हो तो हम कोई बंदूक की तरह, बंदूक तो सीधे हम कंधे में लेके शस्त्र लेकर के फायर कर देते हैं, पर गोला अगर हमने गन से निकाल के टारगेट तक पहुंचाना, उसके लिए पूरा गणित होता है। उस गणित के बारे में मुझे अच्छी से जानकारी हो गई थी और मैं अफसर को जिस को पढ़ा था भाई, और मेरे से कहा कि आप जाओ, आप एक कुशल ऑपरेटर हैं, कुशल ओपी अफसर की ड्यूटी कर सकते हैं। तो मैं ग्लेशियर जाने के लिए मुझे भेजा गया पोस्टों में। हमारे वहां किसी एक पोस्ट में, जहां पे 3 पोस्ट में से एक पोस्ट में जाना होता था, जो एक सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट थी ग्लेशियर में, वो हमारे यूनिट के हिस्से में थी। तो मैं खुशी खुशी हमने जाऊं, क्योंकि दिल में तमन्ना थी सिर्फ प्रमोशन होगा। स्पष्ट बात है कि मैं आपको बताऊं, प्रमोशन के उसमें था, मुझे अपने बच्चों को और अच्छी तरह पढ़ा सकूंगा, अच्छी तनख्वाह हो जाएगी। किसी तरह करते 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 ग्लेशियर तक मैं पहुंच गया था, ग्लेशियर के नीचे बेस कैंप। और वहां रास्ते में जो देखे हमने, जब भी जहां भी हमने लद्दाख देखे, लद्दाख के लोगों को देखा, वहां के भोले भाले, वहां की भाषा को हमने समझने की कोशिश की। उनके पहनावा कुछ अलग है हमारे अन्य क्षेत्रों से, वहां का पहनावा अलग, उनकी भाषा अलग, उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत टूटी फूटी हिंदी बोलते थे, वो बहुत अच्छी लगी, दिल के बहुत अच्छे। और देशभक्त, चाहे वहां के बुद्धिस्ट हो या मुस्लिम, सब देशभक्त और बहुत शांत प्रिय। ले से लेकर के प्रतापपुर तक, प्रतापपुर में हवाई अड्डा है, कभी हम वहां से सड़क से गए, सड़क मार्ग से भी गए, जहाज से भी गए, कई बार आना जाना होता था। ग्लेशियर में वहां बेस कैंप तक गया। तो बेस कैंप में लास्ट टाइम में जब वहां पहुंचा अपने सुधार रैंक में, तो उस बारे में पूरा वर्णन है इसमें। लद्दाख के बारे में है, राजस्थान में गया, राजस्थान के लोगों को देखा, वहां की मछली को देखा, वहां रेतीली जमीन को देखा, जो दिन में अगर धूप है तो बहुत ज्यादा उसमें तापमान ऊंचा हो जाता है, और रात के समय स्वर्ग की तरह बिल्कुल ठंडा, बड़ा अच्छा कहते चाहता हूँ। राजस्थान में देखा कि गर्मी है, बढ़ रही है इतनी ज्यादा, उसमें भी हम काम कर रहे हैं अपना, और बिल्कुल विपरीत जलवायु हो जाती है। और कहीं कहते हैं राजस्थान में रेती रेत नहीं, कहीं वहां पर बड़े अच्छे छोटे मोटे अलग प्रकार की वनस्पति भी उगती है, जो हरी भरी होती है। कोई कहता है इंदिरा गांधी ने इसको ऊपर से ये हवाई जहाज के दौरान बीज छिड़काव से वहां होती है वो वनस्पति, बिल्कुल सीख जैसी होती है, हरी हरी, उसमें पानी की जरूरत नहीं होती है। उसकी झाड़ियां बहुत दिखी, कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने करवाया था ये। वहां इंदिरा कैनाल, यानी कि इस पुस्तक में युवकों को लिए एक वो इसमें देखें कि एक फौजी बनने के लिए कैसा होता है, और किस प्रदेश जानना चाहते हैं, कहाँ कैसा है, राजस्थान की कैसी भाषा कैसी है, और पंजाब में कैसा है, हर चीज की बात है। और मैं जो सोचता हूँ, पंजाब में जब जाते हैं सैनिक लोग तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वहां किसी भी गांव में जाओ, वो कहते हैं ओए फौजियों, और रोटी खाते कि नहीं खाते, पहली बात जरूर पूछते हैं वे कि आप लोगों ने रोटी खाई कि नहीं खाई। आपको एक घटना बताता हूँ, माइक बंद कीजिएगा, अन्य लोग माइक बंद कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ध्यान दें। एक बार टैंक में, क्योंकि मैं आर्टिलरी का हूं, तो हमारे पास टैंक भी होते थे, तोपें भी होती थी। ओपी के लिए हम टैंकों में उपयोग करते थे। टैंक में जा रहे थे तो टैंक की एक बार चैन टूट गई, और मैं एज ए उसमें टैंक कमांडर था, एज ए ओपी अफसर।
टूट गया तो मैं टारगेट को भी हासिल करना था, बताना, ब्रीफ करना था, और चैन टूट गई, बड़ी मुश्किल। और मैंने जल्दी से लड़कों से एक कहा, मैंने यार भाई चाय तो बनाओ, थोड़ा 2 घूंट जल्दी से, तब तक ड्राइवर को आज चैन को ठीक ठाक करो। और मैं भी खुद लगा उसके साथ। जिसको कहा था कि तू चाय बना, वो स्टोव था, वो होते थे पिन डाल के, गैस पंप मार के जलने वाले, उसने पिन लगाने की कोशिश की तो पिन उसके अंदर ही टूट गई। तो एक दूर से एक सरदार जी देख रहे थे, बोलेगा वो कुछ बोले नहीं हमसे, वो जल्द से गए अपने घर, घर से एक बड़े बर्तन में चाय और साथ में कुछ परोठे, कुछ अचार लेके आ गए। ओ फौजियो, ओ छड़ो तुसी, ਤੁਹਾਡੇ चाय नहीं बननी ਤੁਹਾਡੇ पर स्टोव में, ए लो पियो तुसी। दिल तृप्त हो गया। वह सब बहुत सम्मान देते हैं। ये पंजाबी दिल के भी संपन्न है, वे जमीन से भी संपन्न है, और दिन भी उनका बड़ा खुला। हमने ये देखा, बड़े सम्मान करते हैं। वहां देखा चाय और भी, तो तब तक हमारा टैंक भी ठीक ठाक हो गया था, चल दिया आगे। बस उसके वो याद है जो उन्हें सम्मान दिया, हमसे कुछ कहा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई परिचय नहीं, हमको उन्हें चाय परोठी सब खुश हुई, खा खू के आगे अपना हाथ। टाइम पर हम पहुंच भी गए जहां हमने जो अचीवमेंट लेनी थी वो लिए हमने। वहां गए, वहां करते थे कई हमने चीजें। इस किताब में सब है, फौज के बारे में है, राजू के बारे में है, ट्रेनिंग कैसी होती उसके बारे में है, बहुत कुछ सीखने के लिए। तो ये इस पूरा यही है। तो मैं चाहता हूं कि अब समय को देखते हुए बताने को तो मेरा बहुत कुछ था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबका, और मोहन जोशी जी आपका विशेष रूप से धन्यवाद। मैं लगता हूं देखता हूं कि समय हो रहा है, तो अभी मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत सलाम आपको। और सैन्य जीवन के बारे में बहुत कुछ अभी आपके मुखारबिंद से हमें जानकारी मिली। किस प्रकार से देश सेवा का एक जज्बा एक सैनिक के अंदर होता है, और किस प्रकार वो अपने ज्ञान की भी वृद्धि करता है, देश की सुरक्षा करता है, और अपने सहयोगियों के साथ कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। और ये बड़ी बात है कि सैन्य सेवा में रहते हुए आपने कलम चलाई और साहित्य की सेवा भी की है, और वर्तमान में भी आप अध्ययन कर रहे हैं और इस साहित्य सेवा में निरत हैं। तो बहुत बहुत सलाम है आपको, बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आपने अपना अमूल्य सहयोग दिया और इस कार्यक्रम में जुड़कर हमें अपनी किताब से रूबरू कराने का अवसर दिया। यह सौभाग्य हम सबको मिला। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय प्रकाश चंद पुनेठा जी का और उनके पूरे परिवार का। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पटल पर जुड़े हुए डॉक्टर वी.एस. कालाकोटी जी हल्द्वानी से, और चंपावत से डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपा दीदी जी, और हमारे गिरीश चंद्रिष्ट हसमुख जी दिल्ली से जुड़े हैं, प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, और ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं, बासोट बिकियाछंड से आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और उसके साथ ही प्रकाश चंद तिवारी जी भी हल्द्वानी से जुड़े हैं। तो सबका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्योंकि समय हमारे पास सीमित है, तो मैं आशीर्वाद के लिए आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी को पहले आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत, और सभी लोग अपनी अपनी बात जरूर रखेंगे। स्वागत, प्रणाम। धन्यवाद जोशी जी। और मैं सबसे पहले प्रकाश चंद पुनेठा जी को भी हार्दिक बधाई के साथ धन्यवाद देता हूँ। और उनके साथ बहन भी जुड़ी थी, मोहिनी देवी जी, उनको भी मैं, हम दोनों प्रणाम करते हैं। मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैं प्रकाश चंद पुनेठा जी के घर में जाकर उनका अतिथि बना हूँ, और वो मुझे स्वागत मिला। हम दोनों को ही नहीं, हमारे भाई लोग भी गए थे कि उन्होंने मतलब ये पलकों में दिखाकर हमारा स्वागत अभिनंदन किया। मैंने 2-4 पुस्तकों का विमोचन करना था, तो ऐसे ही व्यक्तिगत परिचय न होते हुए भी प्रकाश जी का ये सियाचिन से शिल्पाटा से सियाचिन पुस्तक की चर्चा देख रहा था मैं इधर उधर, तो उसके आधार पर एक कहीं से नंबर लेकर आपको मैंने फोन किया, बंधु ऐसी ऐसी बात है,
मैं इस बार पिथौरागढ़ में विमोचन करवाना चाहता हूं, तो आप अगर किसी होटल को कर दीजिएगा और दो चार एक जो साहित्यकार हैं उनको बुला दीजिएगा। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। मैंने कहा मैं करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुछ दिनों में आपका आया कि होटल में नहीं करते हैं, मेरे कमरे में करेंगे और आपको ऐसी कोई ब्याई की जरूरत नहीं है, मैं अपनी कमरे में करूंगा। तो जो संक्षिप्त जलपान होगा वो मेरी ओर से ही हो जाएगा। तो ये कहिएगा कि हम सीधे सीधे अपने तो अतिथि बने ही, जितने को आपने बुलाया वो भी सब अतिथि हो गए मेरे खाते। तो हाँ, और बहन ने आपकी श्रीमती जी ने, जबकि अननोन है, और वो स्नेह दिया, उनकी आंखों से वो स्नेह झलक रहा था कि मैंने कहा बहन तुम निश्चित ही मेरी बहन लगती हो। तो हम उनको बहन बनाकर आए और बहुत स्नेह मिले, गले मिले, और ऐसा लगा कि जैसे हम बहुत पूर्व से बहुत घनिष्ठ परिचित हैं। और हमारा घर पुराना गांव वैसे वही आपके सिलपाटा से ही नजदीक हुआ, उर्ग हुआ। तो ये भी आपको परिचय में बताया। तो आपकी पुस्तक मैंने पढ़ी है और अभी आपने भी सारी चीजें बतलाई ही हैं। तो ये वास्तव में इस पुस्तक का क्या कहा जाए, मेरे समझ में नहीं आता कि इसको क्या शीर्षक दें। यह एक और आत्मकथा है प्रकाश पुनेठा जी की, पूरी अपने आत्मकथा जैसी लगती है। दूसरी ओर इसमें संस्मरण है, एक संस्मरण है, एक नहीं अनेकों अनेक संस्मरण है। तो इसे संस्मरण के रूप में भी देखा जा सकता है। इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको एक औपन्यासिक आनंद मिलेगा, जैसे आपकी एक उपन्यास पढ़ रहे हो ऐसा एक आनंद आता है। तो एक उपन्यास की तरह से भी इसको आप ले सकते हैं और दीर्घ कहानी के रूप में आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे एक यात्रा वृत्तांत के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस पुस्तक में इतनी सारी विशेषताएं एक साथ हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मेरी मिसेज ने भी इसे पढ़ा है और हम लोग इतने प्रभावित थे कि हमने कई बार आपको फोन किया कि आपने कितना बड़ा साहित्य लिखा है, शायद आपको ही मालूम नहीं है। तो हम लोग बहुत ही प्रभावित रहे और साथ ही साथ इस पूरे पुस्तक में इन जो विशेषताएं मैंने बतलाई कि हम क्या कहें, यात्रा वृत्तांत कहें, दीर्घ कहानी कहें, उपन्यास कहें, संस्मरण कहें, आत्मकथा कहें, ये तो पुस्तक की विशेषताएं हैं, साहित्यिक विशेषताएं। अन्य विशेषताएं अगर हम देखें तो इसमें सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान की यह पुस्तक है। सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान की पुस्तक इसलिए है कि आप जहां भी जाएंगे, आप पिथौरागढ़ के समाज की इसमें बात है, वहां की संस्कृति की बात है, पंजाब में गए हैं तो वहां की सभ्यता संस्कृति की बात है, और कहीं अन्य जगह पर गए हैं तो वहां की सभ्यता संस्कृति की बात है। अभी जैसे बतलाया कि रोटी ले आए, चाय बना के ले आए, देखेगा तो हमें इस तरह का पता चलता है कि लोग कितने उदार भी होते हैं। और साथ ही साथ भौगोलिक ज्ञान का भी ये एक पुस्तक है। इसमें हमें पता चलता है कौन जगह कहाँ है, कैसा है, किस तरह का वहाँ का टोपोग्राफी है, किस तरह का वातावरण है, किस तरह का परिसर है, किस तरह की हवा पानी है, ये सारी चीजें भी पता चलती है। तो ये एक ढंग से भौगोलिक ज्ञान भी इससे हमें मिलता है। और इसके साथ ही साथ इसमें पर्वतीय नारियों की व्यथा बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अपने ईजा के माध्यम से आपने उनके पैरों में जो बीवाइयां पड़ जाते हैं, हमारे यहाँ पहाड़ी में शायद आप लोगों ने सभी जानते होंगे, लिस्ट जलावेरू बीवाइयां भरी जाना। तो वो जब दृश्य देख आपने वर्णन किया है तो वो कहानी उनकी जैसी लगने लगती है कि ये माँ की ही कहानी है करके। तो मतलब मैंने कहा ना, कई कहानियां इसमें जुड़ी हुई हैं। तो पर्वतीय नारियों के श्रम और कष्ट का सजीव वर्णन किया है आपने। और साथ ही साथ इसमें जो सबसे बड़ी बात मुझे वो लगी, जो अपनी भाषा का क्या महत्व है। जो आपने बॉक्सिंग में चेयर अप किया अपनी भाषा में, खर में गुद्दा फोड़, तो मतलब कितना उसे जोश आया होगा, कितना वो आह्लादित हुआ होगा। वास्तव में उसके विजय में ठीक कह रहे हैं, आप सरल आदमी हैं बहुत, प्रकाश पुनेठा जी बहुत सरल और मतलब कहीं पर इनको अपना
इतना साहित्य लिखे हैं, कहीं गौरव मतलब कहीं घमंड नहीं है इनको। नीचे स्तर पर वैसे भी ये प्रमोशन से नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं, एक अधिकारी बन के रिटायर हुए हैं, तो इनको हर चीज हर स्तर का ज्ञान है, हर स्तर को इन्होंने अनुभव किया है, तो इनमें अहम कहीं नहीं आया, क्योंकि हर जीवन को इन्होंने जिया है। तो इस तरह से वो पहाड़ी बोलने से वो जीता, तो भले ही आप स्वीकार नहीं करते, लेकिन उसके विषय में निश्चित आपके इस चीयर अप का प्रभाव रहा होगा। तो इस तरह से हम इस किताब में और भी कई चीजें देखते हैं। बचपन की कहानियों, बचपन का वर्णन बड़ा सचित्र वर्णन किया है आपने कि बचपन में कैसी इच्छाएं थी, क्या करते थे। ये बचपने का भाव और बचपन में जो बिगड़ने की टेंडेंसी होती है उसका वर्णन बड़े मतलब कहीं पर छिपाया नहीं है, दुराव कहीं नहीं किया है कि क्या क्या प्रवृत्तियां होती हैं। तो वहां से बच गए। और उसके अलावा जब आप जम्मू कश्मीर में शुरू में गए, दान सिंह के मालदार की कोठी में रहने का मिला, तो वह भी एक गौरव की बात रही। और भले ही एक ही कमरा मिला, लेकिन वहां रहे और वहां से आपने कक्षा 4 तक पढ़ाई की। तो इस तरह से ये सारी बातें हैं। अच्छा, मिलिट्री के विषय में तो मिलिट्री की गतिविधियां तो आपने सारा कहा है। जब मैंने आपके विषय में अपने बड़े भाई से कहा, मेरा तो परिवार ही मिलिट्री वाला है। मेरे बड़े भाई साहब लोग आसाम राइफल में अकाउंट ऑफिसर रहे, 2 भाई, एक भाई एयरफोर्स में रहे, अभी भी मेरा एक भतीजा एयरफोर्स में है, विंग कमांडर। तो सब मेरे मतलब परिवेश ही मिलिट्री का है। तो जब बड़े भाई साहब से कहा, तो बड़े भाई साहब ने कहा, यार बहुत जीवट आदमी रहे होंगे, बहुत जीवट रहे होंगे मिलिट्री में। इस तरह का आदमी वास्तव में, मैंने जो बतलाया, ये आपने जो कहा कि मैं झुका नहीं और पंजाबी से भिड़ गया, तो कह रहे थे कि वास्तव में कलेजा रहा होगा। तो वो बड़े खुश हुए। उनको 2 खुश हुआ, एक तो पिथौरागढ़ का हमारा ओरिजिनल जगह होने दे, वहां का लड़का ऐसा करेगा तो वास्तव में एक जोश तो आता है कि हम लोग ऐसे हैं करके, कि हमारे को कोई दबा नहीं सकता है, हमारी भावनाओं को कुचल नहीं सकता। ये वाली बातें पता होती है। तो कहना तो बहुत कुछ था, क्योंकि मैंने सारी किताबें पढ़ी है। अधिक समय न लेकर मैं इतना ही कहूंगा। एक बार मोहन जोशी जी को मैं फिर से बधाई देता हूँ कि आपने इतने सुंदर प्रोग्राम किया है। इतने सुंदर सुंदर हमें पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं। और प्रकाश चंद जी के कुछ किताबें, मेरे एक किताब है, अन्य किताबें मैं उनसे प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको और समस्त पटल को हम दोनों की ओर से सादर प्रणाम। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सुंदर समीक्षा और आशीर्वाद से हम सब की ऊर्जा उन्नत होती है। बहुत आभार, और बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं। और दीपेंद्र जी भी जुड़े हैं अभी इस पटल पर, हमारे पुनेठा जी के सुपुत्र हैं। अगर आप कुछ अपने पापा के बारे में बोलना चाहें उनके लेखन के संदर्भ में, तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन दीपेंद्र जी। चलिए, और कोई इसमें अपनी अभिव्यक्ति देना चाहे तो स्वागत है आदरणीय। तपन पुनेठा जी भी जुड़ गए हैं, बहुत अभिनंदन। तपन जी का भी स्वागत है, बहुत बहुत आभार, आप जुड़े इस कार्यक्रम से। इसका ना ये हो गया, थोड़ा अपना काम में बिजी है ये ऑफिस का। जी जी जी। तो ये है ऐसा ये है कि जब भगवान की कृपा है, मेरे सास ससुर के आशीर्वाद है, मेरे माँ बाबू के आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से मेरे पति तो मेरे लिए तो एक तो पति है, एक तो मेरे लिए भगवान है। इनके उससे मेरे बच्चे भी आगे बढ़े हैं। सब कुछ दया है, मेरे सास ससुर, मेरे माँ बाप, मेरे आगे जो जो भी है, हमारे पितृलोक, सब उनके आशीर्वाद है। क्या बात दीदी। पैर का दर्द कैसा है आपका, पैर का दर्द बहन? दादी अभी ना आज 1 महीना 8 दिन हो रहे ऑपरेशन का, अभी बहुत फर्क पड़ गया है। कब तक आओगे पिथौरागढ़? मैं आऊंगी 5 मई को, 5 तारीख को आऊंगी।
जाते समय चंपावत से आना होगा तो फोन कर लेना, हम वहाँ रुकेंगे 9 बजे ये तक है मैं ना। हैदराबाद रहता हूँ। अभी दादी ये है ना, मैं गाड़ी में नहीं आ रही, मैं जहाज में आ रही हूँ। अभी गाड़ी में आने लायक पाँव उतने वो नहीं हो रही, अभी ठीक नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं जहाज में आऊंगी। तीनों बच्चों ने जहाज का कर दिया तो जहाज में आऊंगी मैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है बहना, हमारी ओर से बहुत बहुत प्यार, आशीष। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा है प्रोग्राम। बीच में हो गया था ना, इसमें चार्ज नहीं था, फिर चार्ज में लगाया तब जाके अभी हुआ। बात करते करते चार्ज खत्म हो गया था मोबाइल का, फिर चार्ज में लगाया। ये हाँ। मुझे बड़ी खुशी है कि ये दीदी हमारे यहाँ की है, मटेना गांव की। और हाँ, मेरे तो मायके मटना गाँव में हुआ। मेरे चाचा, मेरे पिताजी 2 भाई थे जी। गुरानी को लेके अल्मोड़े के। जी जी जी। तो और जो इनके जो मलकोटे हैं सब जोशी लोग हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो मेरा तो मायका बहुत ही अच्छी तरह, बहुत अच्छी जगह में है, गरुड़ में बहुत ही अच्छी जगह है वहाँ। और जैसे हमारे महाराज जी हैं, नंतिन महाराज जी है वहाँ भवाली में, उनके शिष्य है ये महाराज जी, उनका नाम शंकर महाराज जी है। वो आए थे पिथौरागढ़ में परसों। ये मेरे पति जी ये गए थे उनके दर्शन करने के लिए। जी जी। साई देव मंदिर में, साई बाबा है, शनिदेव मंदिर में पिथौरागढ़। उनके भी दर्शन होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे गुरु है, और गुरु की शिक्षा से, गुरु की आशीर्वाद से हमको सब अच्छी शिक्षा मिली है। बच्चों को भी हमको बहुत अच्छी शिक्षा मिली है अपने गुरु के से भी। बहुत भल लागो आपने कार्यक्रम में जुड़ था और हाँ। आशीर्वाद तमोल दे। आज तुम इधर देखो, सबको देखो मुलाकात हो रहा है, सबको दर्शन हो रही है। ये है बैंक की चेंज। आप पहाड़ी में बात है, तो बड़े पहाड़ी, आप पहाड़ी तो हम कभी भूल ही नहीं सकनो। मैं आप नैतना लोग तुम पहाड़ी में बात कर रहा नंदिना का सिखाया। और ये पहाड़ी जो हमार कुमानी भाषा छू, ये हमार नंदिना तले। चलो जरूर। मैं तो नैतना बेटा, तुम सब पहाड़ में बात कर रहे हो। अब मात्रा भूमि कभी नहीं भूलना चाहिए, आप पहाड़ी कभी नहीं भूलना चाहिए। अब मैं तो सुनो नैतना हाल है। चलो बहुत अच्छा लगा। और ये कार्यक्रम में और जुड़ी हुई लोगों ने मैं निवेदन हल की कुछ अगर आप बात धारण से फिर हमार समापन और ले जाना आज्ञा चल। स्वागत। प्रकाश जी नमस्कार। सभी विद्युतजन को नमस्कार कहता हूँ। मैं आपकी करनी को, आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके आज। बहुत बहुत धन्यवाद। अखंड सौभाग्य थी, बहुत भल लगा तुमको। परिवार है वो यहाँ तो भल लगा। हम तो यहाँ दिल्ली में हिंदी स्वास्थ्य ठीक नहीं ले अपने परिवार समझ अपन मन बहला दीजिए जाने 15-20 मिनट बैठो पे नहीं जानू। तुमको विशेषकर तिलक दादी और चंपा दीदी दर्शन करने में बहुत आनंद हूँ। ये बिल्कुल मेरी दीदी जैसे बिल्कुल। बढ़िया लगा। सबको प्रणाम कर दो, बहुत बहुत सभी आप आशीर्वाद दे। प्रणाम सब धन्यवाद सर, प्रणाम करनो। और कालाकोटी जी आप आशीर्वाद के स्वरूप कुछ बोलेंगे। धन्यवाद मोहन जोशी जी। और पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपा बहन जी, प्रकाश पुनेठा जी, हसमुख जी, शीला जी, प्रकाश चंद तिवारी जी और दीपेंद्र और दीपा की मम्मी, सबको प्रणाम करते हुए। और हमारे ललित तिवारी जी भी थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने फौज में रह के इतना सोचा, ये सारा वर्णन लिखा, डॉक्यूमेंट किया। अंग्रेज लोग जो भी काम करके गए इंडिया में वो डॉक्यूमेंट करके गए, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं किया। ये आपने ये काम किया, ये सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी उपलब्धि कहता हूँ मैं। और इतने जगहों पर आप रहे। मैं भी फौज के मैं घूमने का बड़ा शौकीन हूँ, कई जगह गया हूँ, फौजी लोगों के साथ रहा हूँ। मैं एक बार तवांग गया था, जसवंतगढ़ में रहा, 2 बार गया हूँ मैं। लास्ट में तवांग में लास्ट आईबी है चाइना बॉर्डर पर, तो वो नहीं मिला मुझे। एक बार तो मैं एक आपा जी थे देहरादून के, अभी आईबी में 12 होती 5 जाके आया हूँ। जो ये जोशीमठ से आगे है, रिमखेम से आगे है। तो और उससे पहले मैं इधर भी गया था आपका लेक पास, ये तरफ भी सब काफी
काफी मैंने बहुत अच्छा लगा आपने डॉक्यूमेंट किया है। और जो भी हमारे अनुभव उसको लिखते रहना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें जिंदगी में लोगों को नॉलेज, लोगों की भी नॉलेज बढ़ती है, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय में सोचा, बहुत धन्यवाद आपको, सबको नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, आभार। चलो आज के इस कार्यक्रम में और कोई बात रखना चाहते हैं आदरणीय शीला जी? प्रकाश पुनेठा जी नमस्कार। और थोड़ा मैं में जुड़ पाई, थोड़ा बता रहा था, तो बहुत सुंदर जो आप लेखनी बहुत सुंदर छो, सहज छो और वास्तविक छो। और एक शायद सैनिक पृष्ठभूमि वाली जो किताब छो ऊपर शायद आज बात है, तो बहुत सारे मतलब यस प्रसंग अपू में आगिन ल्यार्चा यस लोगों के यस जो सेना में जना महत्वपूर्ण योगदान छे उन लोगों का फुल जो छे अपन किताब में जो छे उनर संकलन करबीर, उनर घर जाबीर रुपए बहुत शोध करबीर, समय दीबीर जो छे अपन यह सुंदर जो छे उनको जग प्रदान करिए। और ये जो छे एक लिखित रूप में मतलब हमेशा लीजिए जो छे अपन संग्रहित करना प्रयास करो। और मेरे समीक्षा में लिखी और शायद मोहन कीर्ति जो मसांत जो पत्रिका निकली हुई ये सब लोगों, तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद पात्र छा। आप सेना में रहते हुए आप व्यवहार वास्तव में बहुत साहस सरल छो और बहुत पुराने, अब तो काफी पुराने मुलाकात छो। आप हर काव्य सम्मेलन में चाहे पिथौरागढ़ हो या बहरूप जाल सम्मेलन है, आप हमेशा मुलाकात होते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद छो आप जो ये बहुत सुंदर काम कराने लार छो और लेखनी अपन लेखनी माध्यम जो से लोगों का आगे लेने प्रयास करने लार छो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शीला जी, बहुत आभार। चलो आज इस कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा और एक इस पुस्तक का, क्योंकि हमारे अन्य जो सैन्य अधिकारी हैं, जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, कभी फुर्सत में ज़रूर इससे प्रेरित होंगे और अपनी बात इस साहित्य में शेष करके इस किताब को देख करके और हमारे देश के जो युवा हैं वो जरूर एक प्रेरणा लेंगे, वो भी इस देश की सेवा में अपने को निभाएंगे। मैं सभी जुड़े हुए लोगों को धन्यवाद करता हूँ। विशेष आभार आदरणीय मोहनी देवी जी का और हमारे प्रकाश पुनेठा जी का और उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम में जुड़े और इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक और प्रेरणादायी किसी का माइक खुला हुआ है तो थोड़ी बाधा ऊपर से हो रही है, बंद कर दिया अपना माइक। दीपू ये माइक बंद कर दो बेटा। दीपू ये माइक बंद कर दे तो माइक बंद कर दे। चलो क्योंकि समय ज्यादा हो गया तो आज बहुत फौजी पर एक चुटकुला हो जाए जोशी जी, फौजी पर चुटकुला। अच्छा जी जी, स्वागत सुनाइए हसमुख जी। एक फौजी की श्रीमती जी मायके जाने की जिद कर रही थी। अच्छा वो पुनेठा जी बड़े डिसिप्लिन वाले, बोले कल सुबह 8 बजे बात करना हमसे। तो श्रीमती जी आई सुबह सावधान हो गए, श्रीमान जी मुझे 1 महीने मायके देने की अनुमति दी जाए। तो पुनेठा जी बोले आपने अपना चार्ज किसको दिया है? तो दीद गुण जान दिए मेरी तबियत ठीक नहीं जान में मैं चलिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी इस सुंदर चुटकुले के लिए। चलो तो इजाजत चाहते हैं आप सबसे। आज के इस कार्यक्रम में पुनः आभार व्यक्त करता हूं प्रकाशन पुनेठा जी का और उनकी सुंदर कृति के लिए बहुत बहुत बधाई और आपके दीर्घ जीवन की और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े हुए आदरणीय दीदी चंपा जी, दीदी मोहनी दी और हमारे डॉक्टर तिलक राज जी, डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, आदरणीय हसमुख जी, प्रकाशन तिवारी जी, कृपाल शीला जी और जुड़े हुए हमारे इस पटल पर ललित तिवारी जी जालंधर से, प्रकाशन तिवारी जी और हमारे
तरुण जी, तपन जी, दीपेंद्र पुनेठा जी, सबका आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए। कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम, जय जय हिंद। नमस्कार।